मेरा दामाद आरव ने अपना घर, अपनी सारी जायदाद और फैक्ट्री मेरी बेटी संध्या के नाम कर दी थी। वह मेरी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करता था। हर समय नौकरों की तरह मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता था, मगर मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं थी। वह रोज मुझे फोन करके कहती, मम्मी, मुझे अपने पति से तलाक चाहिए। मुझे यह पैसा, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे पति से तलाक नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए मेरी तलाक करवा दो। एक रोज रात के 12 बजे मेरे दामाद ने मुझे बुला लिया। मैं वहां गई तो अपनी बेटी को देखकर मेरा दिल कांप उठा था, क्योंकि मैंने अपनी इकलौती बेटी संध्या के लिए ऐसा फैसला किया था जो उसके लिए बहुत ही मुश्किलों भरा साबित हुआ था। इस भरी दुनिया में मेरी बेटी संध्या के अलावा मेरा और कोई भी नहीं था। पति के मरते ही सब रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह फेर लिया था। तब से मैंने अपनी बेटी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था, और आज वह 22 साल की हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं। मेरी बेटी को भगवान ने खूबसूरती दिल खोल कर दी है। आवाज ऐसी मीठी है कि कोई एक बार सुन ले तो दोबारा सुनने की इच्छा जरूर रखेगा। अपने कॉलेज में मेरी बेटी स्टेज पर कई बार अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी है। सुनने वाला उसकी आवाज में मदहोश हो जाता है। हम अपने गरीबी में ही खुश थे। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और इतना पैसा आ जाता है कि हम दोनों माँ बेटी आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन फिर मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में आरव नाम का लड़का आया था, जिसने हमारी जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया था। वह मेरी बेटी की सुरीली आवाज पर मर मिटा था और हमारे घर का पता तलाश करता हुआ हमारे घर तक आ पहुंचा था। और उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने का प्रपोजल रखा तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वह तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हम जैसे गरीब लोगों से क्यों रिश्ता जोड़ना चाहता था। आरव कहने लगा कि संध्या की आवाज ने मुझे अपने जादू में जकड़ लिया है। मैं शादी करना चाहता हूँ, इसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ और जिंदगी भर इसकी मीठी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। दिल कर रहा था कि संध्या की शादी आरव के साथ कर दूं। मेरी बेटी रानी बनकर पूरी जिंदगी ऐश करेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ आरव की एक ऐसी कमी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। आरव दोनों आंखों से अंधा था। एक अंधे आदमी के साथ मैं अपनी इतनी खूबसूरत बेटी की शादी कैसे कर सकती थी। हालांकि आरव ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन अपने सारे काम मैं खुद से करता हूँ। संध्या को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आरव की प्रॉपर्टी और उसका ऐशो आराम देखते हुए मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और संध्या की शादी आरव के साथ तय कर दी। आज मेरी बेटी की शादी थी और मैंने शादी में पैसा पानी की तरह बहाया था। लोग मेरी बेटी को देख देख कर हैरान हो रहे थे। उसकी शादी का लहंगा, जिसकी कीमत सुनकर लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे, और उसके जेवरात को देखकर दंग हो रहे थे। जबकि लोग सच नहीं जानते थे, वह पैसा और तैयारी मेरे होने वाले दामाद की तरफ से ही हुई थी। मैंने अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से तय की। मेरा दामाद अमीर तो बहुत था, मगर वह स्मार्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी लाखों में एक थी। सब लोग हैरान थे कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत चांद जैसी बेटी ऐसे मामूली शक्ल सूरत मर्द को क्यों दे रही थी। मेरी बेटी विदा हुई तो मैंने सुख चैन का सांस लिया। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी और मैं भी अपनी बेटी की वजह से ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकूंगी। शादी के दूसरे दिन मैं अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो मुझे एक झटका सा लगा था, क्योंकि मेरी बेटी और मेरा दामाद घर पर नहीं थे। वहां मौजूद नौकरों ने मुझे बताया कि मालकिन और मालिक घूमने गए हैं। मुझे हैरत हुई कि वह शादी के अगले दिन ही घूमने के लिए निकल गए थे। मैं मायूसी से घर लौट आई और घर आकर अपनी बेटी को कॉल करने लगी। मेरी बेटी ने कॉल बहुत देर बाद उठाई थी। दूसरी तरफ मेरी बेटी की घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी। मैंने संध्या से उसका हालचाल पूछा तो महसूस हुआ जैसे वह बहुत ही उदासी से बात कर रही थी। मैं संध्या से भी वही बात पूछी कि तुम लोग शादी के दूसरे दिन ही कहाँ चले गए हो। अरे, शादी के अगले दिन भी कुछ रस्में होती है जिन्हें निभाया जाता है, लेकिन तुम तो अगले दिन ही घूमने के लिए चले गए। मेरी बात सुनकर संध्या ने उखड़े हुए शब्दों में मुझे जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने पति के कहने पर चली गई थी। मेरा पति चाहता था कि हम पहले घूमे फिरे और बाद में वापस आकर लोगों से मिलना जुलना करेंगे। मैं यह सुनकर हैरान हुई थी। मैं अपनी बेटी की हल्की सी आवाज और उदास शब्दों से परेशान हो रही थी। हालांकि इससे पहले तो वह जब भी बात करती थी तो चीख चीख कर बात करती थी।
लेकिन अब तो उसका अंदाज ही बदला हुआ था। यह शादी मैंने अपनी मर्जी से तय की थी। हालांकि शादी में मेरी बेटी की रजामंदी भी थी। मेरी बेटी भी इस शादी से राजी थी, क्योंकि जिस तरह संध्या तरस तरस कर जिंदगी गुजार रही थी, और जब उसे इतने पैसे वाले आदमी ने शादी के लिए प्रपोज किया तो वह भी खुश हो गई थी। लेकिन अब वह खुश बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैंने संध्या से सवाल किया कि तुम ऐसे उदासी क्यों लग रही हो? हालांकि लड़कियां तो ऐसे मौके पर खुश होती है जब वह हनीमून पर जाती है। मेरे सवाल पर संध्या ने मुझे जो जवाब दिया वह मुझे घबराहट में डाल गया था। मेरे हाथ में फोन था और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अपनी बात कहकर संध्या ने ना जाने कब का फोन काट दिया था, और मैं फोन हाथ में लिए वैसे की वैसे ही बैठी रह गई थी। मैं परेशान होकर सोच रही थी, क्योंकि संध्या ने कहा था कि मेरा पति अंधा है, और मैं इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि वह अंधा है। माँ, आपने मेरे साथ धोखा किया है। शादी से पहले आपने मुझे यह तो बता दिया कि आरव बहुत पैसे वाला है, लेकिन आपने यह क्यों नहीं बताया कि आरव दोनों आंखों से अंधा है? मैं कैसे अंधे आदमी के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यह कहकर संध्या ने फोन काट दिया था। मैं जानती थी मेरा दामाद अंधा है, मगर यह बात मैंने अपनी संध्या से छुपाई थी, क्योंकि मेरा दामाद बहुत अमीर और करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। उसने वादा किया था कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं, तो वह सारी जायदाद मेरी बेटी संध्या के नाम कर देगा। और वादे के अनुसार उसने अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर भी दिया था। मैं अगले दिन आरव से मिलने उसके घर गई, तो आरव बहुत ही गर्मजोशी से मुझसे मिला था, जबकि संध्या चुप चुप सी लग रही थी। मैंने संध्या को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, उसमें सिर्फ एक कमी है, तुम उसे नजरअंदाज कर दो। वह अमीर लड़का है जो दिलो जान से तुम पर फिदा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजरेगी। वह हमेशा से मेरे सभी फैसले पर सर झुका देने की आदी थी। उसने अभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा था। वह अपना ऐतराज अपने अंदर दबा ली थी और खामोशी से बैठी रही। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। पहले हमारा अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। वह हम माँ बेटी पर बहुत पैसा लुटा रहा था। यह बात जहाँ मुझे खुश करती थी, वहीं मेरी बेटी और भी ज्यादा उदासी से घिरती जा रही थी। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी बेटी ने मुझसे मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था, और अब वह घर भी मुझसे मिलने नहीं आती थी, और कभी आती तो फौरन ही चली जाती थी। मैं उसको कहती कि मेरे पास कुछ दिन के लिए रुक जाओ, तो कहती कि मेरे पति को मेरा कहीं रुकना अच्छा नहीं लगता। मुझे अब अपने दामाद पर गुस्सा आने लगा था। वह जब जानता था कि हम माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, फिर भी वह हमें मिलने से रोक रहा था। एक दिन मैं अचानक ही संध्या के घर पहुंच गई। आरव भी मौजूद था। मैंने बातों बातों में आरव को अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। वह मेरे पास मेरी बेटी को क्यों नहीं आने देता? हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि वह कभी भी मेरी बेटी को किसी बात से मना नहीं करेगा। मेरे शिकायत करने पर आरव चौंक गया था, और मेरी बेटी संध्या एकदम से बौखला गई थी। आरव ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैंने कभी भी संध्या को आपसे मिलने के लिए नहीं रोका है। यह बात संध्या के सामने ही कर रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वाकई मेरा दामाद संध्या को नहीं रोकता था। मैं हैरत से अपनी बेटी को देख रही थी, जो सर झुकाए बैठी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि संध्या ने मुझसे आखिर झूठ क्यों बोला था। मैंने अकेले में भी संध्या से यही सवाल किया, तो वह पहले तो चुप रही, फिर वह मुझसे बोली कि अब मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी मुझे यह बातें अब शोभा नहीं देती कि मैं हर वक्त मायके में जाकर रहने लगूं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मुझसे जान छुड़ा रही हो। मैं संध्या से अब नाराज रहने लगी और बोली कि अब जब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो तुम बदलने लगी हो, अपनी माँ को भूलने लगी हो। अब तुम्हें अपनी माँ का छोटा घर अच्छा नहीं लगता। संध्या की इस सोच पर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, और इसी दुखी मन से मैं अपने घर वापस लौट आई थी, और सोच लिया था कि अब संध्या से मिलने नहीं जाऊंगी। मुझे लगता था कि मैं संध्या से मिलने नहीं जाऊंगी तो संध्या मुझसे खुद ही मिलने आएगी। मगर कुछ दिन गुजर गए और संध्या मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं इंतजार करती रही कि शायद संध्या जरूर आ जाएगी, लेकिन संध्या नहीं आई। पूरा 1 महीना गुजर गया था। थक हार कर मुझे ही संध्या से मिलने जाना पड़ा, क्योंकि वह मेरी इकलौती बेटी थी और मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा थी। ऐसा करते करते संध्या की शादी को 6 महीने गुजर गए, और इस समय तक मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देख चुकी थी। उसका मिजाज बदलने लगा था। कभी वह बहुत खुश होती और कभी बहुत उदास और चुपचाप सी रहती। मैं अपनी बेटी के रवैया से अब परेशान हो रही थी।
मैंने अपने दामाद से इस बारे में बात की तो वह उल्टा मुझसे नाराज होने लगा और बोला कि मैं अपना सब कुछ आपकी बेटी के नाम पर कर दिया हूँ। नौकरों की तरह आपकी बेटी के आगे पीछे घूमता हूँ, उसकी हर बात मानता हूँ। पता नहीं फिर भी आपकी बेटी खुश क्यों नहीं है। आरव की बात सुनकर मैं भी हैरान हो रही थी कि आखिर संध्या की परेशानी क्या है। मैं जब संध्या से पूछती तो मुझे कुछ नहीं बताती थी और ना ही अब कोई मुझसे गिला शिकवा करती थी। थककर मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ उसके घर जाकर कुछ दिन रह लूं और जायजा लूं कि आखिर गलती किसकी है, मेरी बेटी की या फिर मेरे दामाद की। जब मैंने इस बात की इजाजत आरव से ली तो उसने खुशी खुशी मुझे इजाजत दे दी। मगर मेरी बेटी मेरे साथ रहने का सुनकर हैरान हो गई थी और मुझे ना आने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं नहीं मानी, मैं जिद पर आ गई थी कि मैं कुछ दिन तुम लोगों के साथ जरूर रहूंगी। मैं कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर रहने आ गई। वह दोनों देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे थे। मेरा यहाँ आए दूसरा दिन था। मैं अपनी बेटी से बात करने उसके कमरे में गई तो दरवाजे पर मुझे अपनी बेटी की हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी बेटी और आरव बातें कर रहे थे, इसलिए मैं वहां से लौट आई। मगर कुछ ही देर बाद आरव घर आया तो मैं हैरान रह गई और उसे नरमी से समझाने लगी कि उसके पास जब उसकी आंखें नहीं हैं तो क्यों इस तरह बाहर जाता आता रहता है। मेरी बात पर उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं सुबह काम पर घर से गया हुआ था और अभी लौट कर आ रहा हूँ। वह बोला कि चाहे मैं अंधा हूँ मगर मैं अपना कारोबार खुद संभालने की कोशिश करता हूँ, रोजाना काम पर जाता हूँ। मैं यह सुनकर शॉक्ड रह गई थी क्योंकि मैंने खुद अपनी बेटी को किसी मर्द से बातें करते हुए सुना था। मैं अपने दामाद के सामने तो चुप रही, लेकिन जब मौका मिला तो अकेले में संध्या से पूछा कि वो अपने कमरे में किससे बातें कर रही थी। मेरे सवाल पर संध्या ने मुझे देखा और बोली कि मैं तो अपने कमरे में अकेली थी और फोन पर किसी दोस्त से बात कर रही थी। मगर यह सिलसिला रुका नहीं था। घर में जब मेरी बेटी अकेली होती तो मुझे अक्सर वह किसी न किसी से बातें करते सुनाई देती थी। वह अक्सर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रखती थी, इसलिए मैं देख नहीं पाती थी। मगर मैंने जब गौर किया, मुझे हर बार उसके साथ किसी मर्द की आवाज सुनाई देती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश भी की, मगर वह यही कहती कि वह किसी से बात नहीं करती है। वह मेरी बात पर साफ इनकार कर देती थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि आखिर सच क्या है। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही पागल हो चुकी हूँ। मैं अपनी बेटी की जासूसी हर वक्त करने लगी थी, उसका पीछा करने लगी थी, मगर मुझे कुछ भी सुराग नहीं मिला और मैं थक हार कर अपने घर आ गई। अब सारी जिंदगी तो अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती थी। लगभग 1 महीने बाद संध्या ने मुझे फोन करके मेरे सर पर ऐसा धमाका किया था कि मेरे होश उड़ गए। संध्या रो रही थी और मुझसे बोली, अब मैं थक चुकी हूँ। मुझे अपने पति के साथ अब और नहीं रहना है। अब मुझे तलाक चाहिए। मैंने उसे समझाया और दूसरे दिन उसके घर गई। मेरा दामाद तो बिल्कुल ठीक था। उसके पास उसकी आंखों की रोशनी भी थी और मैं यह देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं हैरान सी अपने दामाद के पास आई और उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी अचानक से वापस कैसे आ गई और यह सब कब हुआ। मेरे सवाल पर संध्या ने नफरत भरी नजरों से अपने पति को देखा और अटल अंदाज में बोली कि मम्मी, मुझे इससे हर हाल में तलाक चाहिए। मैं आरव के सामने अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर एकदम से बौखला गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं खामोशी से संध्या को देखने लगी और मैंने कहा, यह क्या बकवास कर रही हो? आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम तलाक लेने की बात कर रही हो? फिर मैं अपने दामाद से भी माफी मांगी और उसे कहने लगी कि मेरी बेटी की बातों पर ध्यान मत देना। मगर संध्या बार बार तलाक के लिए कह रही थी। वह चीख चीख कर अपने पति को धोखेबाज, मक्कार और न जाने क्या क्या बोलने लगी। मुझे आरव की खामोशी परेशान कर रही थी क्योंकि वह मेरी बेटी के ऐसे शब्दों पर भी कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि संध्या के साथ कुछ तो गलत हुआ है जो ऐसे तलाक की बात कर रही है। मैं संध्या से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वह गुस्से से फट पड़ी और पहले दिन से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना डाली। मैंने फटी फटी आंखों से अपने दामाद को देखा तो उसका सर झुक गया था। संध्या ने मुझे रोते हुए बताया कि मैं विदा होकर आई तो यह आलीशान महल जैसा घर रोशनी और फूलों से पूरा सजा हुआ था और मैं अपने स्वागत पर बहुत खुश थी। मैं आंखों में ढेर सारे सपने सजाए कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार करने लगी। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर देखने वाले ने मेरी तारीफ की थी। मुझे विश्वास था कि मैं अपने पति के दिल में घर कर लूंगी।
मगर जब आरव आया तो वह खामोशी से मेरे सामने बैठ गया। मैं घूंघट डाले बैठी थी और इंतजार में थी कि वह मेरा घूंघट उठाएगा और मेरी तारीफ करेगा। मगर जब उसने ऐसा नहीं किया तो मैंने सर उठाकर उसे देखा और उसे देखकर मुझे झटका लगा था, क्योंकि वह तो मेरे बजाय दूसरी तरफ देख रहा था। मैं हैरान रह गई और झिझककर अपने पति को आवाज लगाई तो वह मेरी बात पर चौंका था, लेकिन बोला कुछ नहीं था। अभी भी वह दूसरी तरफ ही देख रहा था। अपने पति की इस लापरवाही से मेरा दिल टूट गया था। मैंने मायूसी से सर झुका दिया और इससे पहले कि मैं उठकर जाती, आरव ने अजीब सी बात कह दी, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से उसे देखने लगी। वह मुझे देखे बिना पूछ रहा था, तुम यकीनन खूबसूरत लग रही होगी। काश मैं भी तुम्हें देख सकता था। मैं हैरत से आरव को देखी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम मुझ पर पूरा हक रखते हो, तो फिर तुम मुझे आखिर क्यों नहीं देख सकते? मेरे सवाल पर उसने उदासी से मुझे जो कुछ भी बताया, मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपनी माँ के धोखे पर हक्का बक्का बैठी हुई थी। मेरी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मेरी शादी एक अंधे आदमी से कर दी थी। मेरा पति आंखों से अंधा था। उसकी दुनिया अंधेरी थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। जब मेरा पति मुझे देख नहीं सकता तो मेरे सजने संवरने का क्या फायदा, और ऐसे हुस्न का भी क्या फायदा जिसे सराहने वाला कोई ना हो। मैं आरव के सामने से हट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पैसे का कभी कोई लालच नहीं रहा था। मैं एक सिंपल सी लड़की थी। मैंने हमेशा अपनी तारीफें सुनी थी। मैं आगे भी ऐसी ही जिंदगी गुजारना चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे यही कहकर शादी के लिए मनाया था कि लड़का मुझसे मोहब्बत कर बैठा है और मेरे बगैर नहीं रह सकता। मुझे अब सब फरेब और धोखा लग रहा था। मैं पहली रात में ही शादी की असलियत जान गई थी। यहाँ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ लालच और धोखा था। मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं आरव की तरफ भी देखूं। मैंने अपना तकिया उठाया और सोफे पर सो गई थी। आरव ने मेरे करीब आना चाहा, लेकिन मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया था। मैंने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है और मैं तुम्हें अपना पति होने का हक बिल्कुल भी नहीं दूंगी, इसलिए मुझसे दूर रहो। मेरा गुस्सा देखकर आरव भी मुझसे दूर जाकर सो गया था। मेरी उदासी पर मेरे पति ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी और मुझे घुमाने के लिए मेरी पसंदीदा जगह पर भी लेकर गया। मगर वहां से वापस आकर भी मैं एकदम उदास अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, सजना संवरना छोड़ दिया था। एक दिन मेरे मोबाइल पर अचानक मैसेज आया, जिसमें मेरी खूब तारीफें की गई थी और मुझसे कहा गया था कि तुम अब तैयार क्यों नहीं होती हो, तुम जैसी हुस्न की मूरत पर लापरवाही नहीं करती। मैं यह मैसेज देखकर चौंक गई थी, क्योंकि वह जो कोई भी था लफ्जों से खेलना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। मगर वह था कौन? इस घर में मेरे और आरव के अलावा कोई नहीं था। फिर कौन था जो मुझे हर वक्त अपनी नजर के घेरे में रखता था और मेरी एक एक हरकत पर उसकी नजर थी? मैंने उस मैसेज को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं शादीशुदा लड़की थी। मगर मेरी नजरअंदाज करने के बावजूद वह मुझे लगातार मैसेज करता रहा और मुझे तैयार होने पर उकसाता रहा। एक दिन मुझे इस नंबर से मैसेज आया कि तुम गुलाबी कलर की साड़ी में बहुत हसीन लगती हो, और उस मैसेज में मेरे हुस्न पर शायरी भी की गई थी और मुझसे गुलाबी कलर की साड़ी पहनने की विनती की गई थी। मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैंने अपनी अलमारी खोली और गुलाबी रंग की एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी। अपने बाल बनाए, हल्का फुल्का मेकअप किया तो मेरे हुस्न को चार चांद लग गए थे। मैंने उस नंबर पर मैसेज किया और कहा कि मैंने गुलाबी कलर की साड़ी पहन ली, मैं तैयार हो चुकी हूँ। आप मुझे बताओ कि आप मुझे कैसे देखोगे? मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस मैसेज का असर उस इंसान पर इतना पड़ेगा कि वह दिन दहाड़े मेरे कमरे की खिड़की पर आ पहुंचा था। मैं अपने कमरे की खिड़की पर कोई अनजान नकाबपोश आदमी को देखकर घबरा गई थी। वह जवान लड़का था, जिसकी रंगत साफ सुथरी थी और नकाब में भी उसकी आंखें खूबसूरत लग रही थी। मुझे अंदाजा हुआ कि वह जो कोई भी था खुद भी बहुत स्मार्ट था और साथ ही साथ बहादुर भी था, जो मुझसे मिलने मेरे घर तक पहुंच गया था। मैं उसे वापस भेजना चाहती थी, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई और उसे अपने कमरे में बिठा लिया। वह अपना चेहरा दिखाने पर राजी नहीं था, मगर उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और दीवानगी साफ नजर आ रही थी। वह खुलकर मेरी तारीफें करता था। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था और उसके बाद तो वह जैसे एक रूटीन ही बन गया था। वह लड़का दिन रात मुझसे फोन पर बात करता और जब मेरे पति के घर आने का टाइम होता तो वह मेरे घर से चला जाता था। वह मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था और मैं भी उसकी तारीफ और जादू भरी बातों में डूब चुकी थी। लेकिन मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की थी। हालांकि वह लड़का मेरे करीब आना चाहता था, लेकिन मैं उससे हमेशा दूर दूर रहती थी।
एक रात जब आरब बिजनेस के सिलसिले से शहर से बाहर गया था, तब वह लड़का रात को मेरे कमरे में आया था और आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। कहने लगा, संध्या, अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। आज वह सब कुछ हो जाने दो जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ और तुम हमेशा मुझसे दूर रहती हो। लेकिन मैंने उस लड़के को खुद से दूर धक्का दिया था। मैंने कहा, यह सब गलत है। मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति से भले ही मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मैं उसे धोखा भी नहीं दे सकती। उस लड़के की हरकत पर मुझे गुस्सा भी आ गया था और मैंने गुस्से में उसे घर से जाने के लिए कह दिया था। मेरा गुस्सा देखकर वह डर गया और मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा, आज के बाद मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं भी तो उसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी, इसलिए मैंने भी उसे माफ कर दिया था, लेकिन इस शर्त पर कि वह कभी मुझे टच नहीं करेगा। उसके बाद वह लड़का आराम से मेरे कमरे में आता, कुछ देर तक हम बातें करते और वह चला जाता। वह लड़का कहता था, संध्या, जब तक तुमसे बात ना करूं मेरा दिल बेचैन रहता है। तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। उसकी जादू भरी बातों से मेरा दिल भी पिघलने लगता था और मैंने अपनी माँ के घर भी जाना कम कर दिया था। मैं उसके लिए सजने संवरने लगी थी। कभी कभी मेरा जमीर मुझे अंदर से रोकता था कि यह सब ठीक नहीं है, मगर मैं अपने जमीर को थपथपाकर सुला देती थी। मैं मन ही मन सोचती थी कि मेरी माँ ने मेरे साथ धोखा किया है, एक अंधे आदमी से मेरी शादी करवाकर। मैं अपने पति को छोड़कर उस लड़के की आदी होती जा रही थी। मुझे अपने पति की शक्ल सूरत और अंधेपन से अब हर वक्त शिकायत रहने लगी थी। मुझे अपने पति की संगत अब बर्दाश्त नहीं होती थी, जबकि मैं हर वक्त उस लड़के के आने का इंतजार करती रहती थी। यह बात मुझे बुरी तरह रुलाने लगी थी कि मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वह मेरा कोई नहीं था, और जो मेरा पति था, जो मुझ पर हक रखता था, उससे मुझे नफरत थी। मैं उलझी उलझी सी रहने लगी थी। मेरी माँ ने भी मेरे अंदर बदलाव महसूस की थी। वह मुझे हर वक्त समझाती थी, मुझे मेरे पति की मासूमियत दिखाती थी और मुझे एहसास दिलाती थी कि उस इंसान ने हमें तब स्वीकार किया जब हम दोनों माँ बेटी बहुत बुरी हालत में थे। उसने न सिर्फ हमें अपनाया, बल्कि हम पर पैसा लगाकर हमें एक बेहतरीन जिंदगी भी दी। अपनी माँ के समझाने पर मैं और उलझ जाती थी। मैं अपने पति से मोहब्बत करना चाहती थी, उसके साथ वफादार रहना चाहती थी, मगर मैं जैसा इंसान चाहती थी, वैसा मेरा पति बिल्कुल भी नहीं था। मुझे अपनी इस गलती का एहसास होता था। मेरे दिल दिमाग की जंग में मैं धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ हमारे घर रहने आ गई। मैं परेशान थी कि मैं उस लड़के से कैसे मिलूंगी। मैंने यह बात उससे की तो उसने मुझे तसल्ली दिलाई और बोला कि हमने तुम्हारे पति को बेवकूफ बनाया है, तो फिर तुम्हारी माँ को भी खबर नहीं होगी। मुझे डर था कि मेरी माँ सच तक पहुंच न जाए। जब मेरा पति बाहर जाता तो वह लड़का छुपकर खिड़की के रास्ते से मेरे कमरे में आता था, लेकिन मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया था। उन्होंने मुझसे पूछा भी था, मगर जब मैंने साफ मना कर दिया तो वह और भी शक में पड़ गई थी। मगर मैंने उस लड़के को सख्ती से मना किया और उसे बुरा भला कहा कि उसकी वजह से मैं सबकी नजरों में गिरती जा रही हूँ और पाप की भागीदार बन रही हूँ। वह लड़का मेरी बात सुनकर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया, और पीछे मैं उसकी यादों में सुलगने लगी थी। मुझे समझने में बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी मोहब्बत का जहर मेरे दिल और दिमाग में घोल चुका था। एक दिन मैं सर दर्द की गोलियां तलाश कर रही थी कि मुझे अपने पति की अलमारी से कुछ सामान मिला। जब मैंने वह सामान उठाया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, क्योंकि वह सारा सामान वही था जो वह लड़का इस्तेमाल करता था। मुझे लगा मेरे पति ने उसे मरवा दिया है। मैं तड़प उठी थी और अपने पति से उस लड़के के बारे में सवाल करने लगी। मैंने उस दिन आरव से साफ कह दिया कि मुझे उससे मोहब्बत है। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तलाक दे दो। मेरी हालत दीवानों जैसी हो गई थी। मेरे दिल में कहीं न कहीं यह बात बैठ गई थी कि आरव ने उस लड़के को जान से मरवा दिया है, और यह बात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुई थी। मैं पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही थी और मेरी यह हालत देखकर आरव मुझे संभालने लगा, और तब उसने मुझे बताया कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था। मैं अपना वेश बदलकर तुम्हारे साथ रह रहा था और अपनी असली रूप में छुपकर तुमसे मिलने आता था। ये कहकर मेरी बेटी रोने लगी थी और मैं अपने दामाद को देख रही थी, जो वाकई बहुत ही स्मार्ट लड़का था। वह शर्मिंदगी से बोला कि मैं वाकई संध्या से मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरी शरारती दोस्तों ने मुझे अपनी पत्नी को आजमाने का मशवरा दिया था, तो मैंने अपनी शक्ल को थोड़ा सा बिगाड़ कर अंधा बनकर संध्या से शादी की थी। लेकिन मैं अपने इस ड्रामे में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। मैंने संध्या का दिल बहुत दुखाया। संध्या अभी भी रो रही थी। संध्या कहने लगी,
यह झूठा है और मक्कार है। इसने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं इसकी मोहब्बत में उस रात बहक जाती और वह सब कुछ कर जाती, तब तो यह मुझे छोड़कर ही चला जाता, क्योंकि मैं इसकी आजमाइश की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। यह मुझे चरित्रहीन कहकर छोड़कर चला जाता, तब मैं क्या करती? ऐसा कहकर संध्या रोने लगी थी। आरव ने संध्या के आंसू साफ किए और कहने लगा, संध्या, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मुझसे गलती हुई है जो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी इम्तिहान में डाला। आरव का स्पर्श पाकर संध्या तड़प उठी थी और उसके सीने से लग गई थी। मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने घर वापस आ गई और आज वह दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।